जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए भारत के राष्ट्रपति को, या बी भारत के प्रधानमंत्री को, या सी भारत के उपराष्ट्रपति को, या डी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 30 में, या बी अनुच्छेद 26 में, या सी अनुच्छेद 29 में, या डी अनुच्छेद 24 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। तो देखते हैं अनुच्छेद 30 में कहा गया है, अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रशासन अपना देख सकते हैं, कर सकते हैं। और अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने और जंगम या स्थावर संपत्ति यानी चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी विधि के अनुसार होगा, यानी कि विधि विरुद्ध आप उसका प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखाने या कारखाने में या खान में, यानी कोई जगह कोयले की खान हो गई और कोई खादान हो गई, उसमें काम करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी आप वहाँ उनसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहाँ कार्य नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है, यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या किसी भी निवासी या नागरिक को अपनी विशेष भाषा, संस्कृति या लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्र अधिकार में कार्य करता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 142 में, बी अनुच्छेद 151 में, या सी अनुच्छेद 143 में, या डी अनुच्छेद 136 में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 में। 142 में कहा गया है, अनुच्छेद 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। और अनुच्छेद 151 कहता है संपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में कहता है। संपरीक्षा प्रतिवेदन में होता क्या है कि अनुच्छेद 151 एक के अंतर्गत जो होता है, भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो हैं वो संघ के लोक लेखाओं का जो संबंधित प्रतिवेदन होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति जो है उसके संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। और इसी प्रकार जो होता है अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत जो है भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक जो होता है वो राज्य के लेखाओं संबंधित जो प्रतिवेदन होंगे उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यपाल जो है उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। और अनुच्छेद 136 कहता है, 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय का अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। यानी कोई लोअर कोर्ट हो गई या हाई कोर्ट हो गई जो किसी मामले में नहीं होता है कि निर्णय दे दिया है, डिक्री हो गई या किसी मामले में या दंडादेश कर दिया गया है, तो उसके विरुद्ध जो है आप उच्चतम न्यायालय में अपील करने की आज्ञा देता है 136 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 170, या बी अनुच्छेद 171, या सी अनुच्छेद 172, या डी अनुच्छेद 173। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171। तो कहता अनुच्छेद 170 क्या कहता है, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया कि राज्य के विधानमंडल की अवधि क्या होगी। और अनुच्छेद 173 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगी, यानी योग्यता क्या होगी, वो आपके अनुच्छेद 173 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 136 या बी अनुच्छेद 154 या सी अनुच्छेद 132 या डी अनुच्छेद 131। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 136 का कहता है, अनुच्छेद 136 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय के अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए किसी निर्णय या डिक्री अवधारणा दंडादेश या विरुद्ध अपील करने की विशेषाधिकार है। पिछले प्रश्न में आपको बताएं अनुच्छेद 136 के बारे में। और अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 154। और अनुच्छेद 132 कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता होती है। यानी कुछ मामले जो होते हैं उसमें उच्च न्यायालयों के अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री या बी भारत के राष्ट्रपति या सी राज्य के मुख्यमंत्री या डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। यानी जो राज्यपाल होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। उनका कोई कार्यकाल का टाइम बाउंड नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता कि 5 साल 7 साल 10 साल वो रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन से संसदीय समिति की अध्यक्षता आमतौर पर विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य की होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्राक्कलन समिति या बी विशेषाधिकार समिति या सी लोक लेखा समिति या डी सरकारी आश्वासन समिति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से किस जनगणना पर आधारित होता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1971 बी 1981 या सी 1991 या डी 2001। ये प्रश्न हम आपको कल भी एक बार बता चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए 1971 के आधार 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर 2026 तक लोकसभा की सीटों का आवंटन अभी बना रहेगा। 2026 के बाद लोकसभा की सीटों का आवंटन है, यानी जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा सबका जो लोकसभा की सीटों का आवंटन है वो परिवर्तित किया जाएगा 2026 के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति या बी भारत के मुख्य न्यायाधीश या सी प्रधानमंत्री या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 324 या बी अनुच्छेद 224 या सी अनुच्छेद 124 या डी अनुच्छेद 320। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा। और अनुच्छेद 124 कहता है, अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। जिसमें कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और मूल संविधान जब बना था उसमें ये कहा गया था कि भारत के एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जो कि अब 1986 के अधिनियम की संख्या 22 के धारा 2 के अनुसार अब यह संख्या 25 कर दी गई। यानी एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 25 अन्य न्यायाधीश होंगे। और अनुच्छेद 320 क्या कहता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता अनुच्छेद 320 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए केंद्र में द्वैध शासन या बी एक अखिल भारतीय संघ या सी प्रांतों में स्वायत्तता या डी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए की विशेषता नहीं है, जबकि ये ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 93वां संविधान संशोधन 2003 या बी 89वां संविधान संशोधन 2001, 91वां संविधान संशोधन 2003 या डी 91वां संविधान संशोधन 2002। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा।
जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, जो नहीं होता था कि पहले जो मंत्री होते थे कि जितने चाहे उतने मंत्री आप बना सकते हैं, लेकिन जो 91वें संविधान संशोधन के 2003 में उसके द्वारा आपके लोकसभा की सीटें हैं उसके 15% तक ही आप मंत्री बना सकते हैं, उनके उससे अधिक मंत्री नहीं नियुक्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 या 22 नवंबर 1947 या डी 9 जुलाई 1946। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 79, बी अनुच्छेद 80 या सी अनुच्छेद 81 या डी अनुच्छेद 83। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है संसद का गठन किया गया है। तो इसी प्रकार अनुच्छेद 79 के अनुसार कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। ये आपका अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतर संख्या जो इस प्रेजेंट टाइम में 250 है, लेकिन इससे परंतु वर्तमान में जो सदस्य संख्या है राज्यसभा में 245 सदस्य ही प्रेजेंट टाइम में हैं, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। और अनुच्छेद 81 क्या कहता है? लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद के सदन की अवधि क्या होगी, वो आपका अनुच्छेद 83 बताता है। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? अनुच्छेद 83 का एक जो कहता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यानी राज्यसभा जो अपर सदन है आपका उसका विघटन नहीं होगा, किंतु उसके जो सदस्य हैं उनके सदस्यों के 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल पे उनको क्या बोलते हैं वहाँ से सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। और अनुच्छेद 83 का 2 कहता है कि लोकसभा यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन से यानी जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उक्त अवधि की समाप्ति के परिणाम लोकसभा विघटित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का आह्वान करने का अधिकार किसके पास है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री या बी राष्ट्रपति या सी राज्यसभा के सदस्य या डी लोकसभा के सदस्य। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी संसद के जो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाने के अथॉरिटी जो होती है, शक्ति जो होती है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 124 या बी अनुच्छेद 125 या सी अनुच्छेद 126 या डी अनुच्छेद 128। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 125। 124 में कहा गया, अनुच्छेद 124 में कहा गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया, जबकि पीछे प्रश्न में बताए हैं। और अनुच्छेद 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी जब कोई चीफ जस्टिस नहीं होता है कि अपने पद से चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो या कोई मुख्य चीफ जस्टिस जो है यानी मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं वो अपने कार्य करने में अक्षम हैं यानी असमर्थ हैं या अपने कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ हैं, तो उनके स्थान पर राष्ट्रपति के द्वारा एक कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है, जो कि उसी कोर्ट के जज होते हैं। उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त होता है। और अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थित होती है। उपस्थित यानी कि जो उच्चतम न्यायालय की बैठक होती है उसमें जो है जो रिटायर्ड जज होते हैं वो राष्ट्रपति अगर चाहे, राष्ट्रपति के आदेशानुसार अगर चाहें तो वो उसमें बैठक ले सकते हैं। इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 128 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का अध्यक्ष था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एच.एन. कंजरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सी बी.आर. अम्बेडकर या डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 13 या बी अनुच्छेद 32 या सी अनुच्छेद 226 या डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है ये आपके न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बी.एन. राव,
बी के.एम. मुंशी या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए B.N. राव को जो है नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 20 या बी अनुच्छेद 19 या सी अनुच्छेद 14 या डी अनुच्छेद 17। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 20 कहा जाता है, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया सकता है, 2 बार दंड नहीं दिया सकता है। और किसी भी व्यक्ति को जो अपराधी है अगर उसे भी अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के लिए साक्षी यानी विरुद्ध गवाही देने के लिए या साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसमें ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शासित या भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित किया सकते हैं। यानी मान लीजिए जैसे हम आज कोई अपराध करते हैं, उस अपराध के लिए आज 5 साल का दंड है, लेकिन अगर हम आज अपराध करते हैं और उसमें कल परिवर्तन किया जाता है, कल उसी अपराध के लिए 10 साल का दंड का प्रावधान कर दिया जाता है, तो हमको उसमें 10 साल का दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि उसके लिए 5 साल का ही दंड का प्रावधान हमारे लिए रहेगा। वो अगर कल उसी दंड को हम उसी कार्य को करते हैं तो उसके 10 साल का दंड का प्रावधान किया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 का कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। 19(1) के द्वारा कहा गया है कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। ख कहता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ग संगम या संघ बनाने का अधिकार। घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार। और अंगा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। और 6 कहता है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। ये आपके अनुच्छेद 1 के क ख ग घ अंगा और 6 इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करे। अब इसमें देखिए लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के यानी कि केवल नागरिकों के लिए नहीं, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी इंडियन सिटीजन हो या अदर कंट्री का कोई सिटीजन हो, अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है तो उसे विधि के समक्ष समान संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांत के बारे में बात करता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।